हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओनली कॉमर्स। स्टूडेंट, हमारा चैप्टर चल रहा था रेशियो एनालिसिस। उसमें हमने 4 पार्ट में लिक्विडिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियोज को डिटेल में डिस्कस कर लिया था। इस 5th एंड लास्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे मार्केट एनालिसिस या इन्वेस्टमेंट एनालिसिस रेशियो। जैसे कि आपको नाम से लग रहा है, ये रेशियो किस पर्पज़ से कैलकुलेट किए जाते हैं। मान लीजिए आप किसी कंपनी में शेयर होल्डर है या फिर आप लोग पोटेंशियल शेयर होल्डर है, तो आप लोग जानना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर कंपनी में हम हमारा इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखें या फिर स्टॉक बेच दें, या फिर इस पर्टिकुलर कंपनी में हम लोग इन्वेस्टमेंट करें या नहीं करें। ये जानने के लिए रेशियोज कैलकुलेट किए जाते हैं। तो ये टोटल 7 टाइप के रेशियोज हमें डिस्कस करने हैं और इन सभी रेशियोज को अच्छे से समझना है। सबसे पहले है हमारा अर्निंग पर शेयर। तो नाम से ही लग रहा है, अर्निंग पर शेयर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। ऊपर तो हमारी अर्निंग आ जाएगी और पर शेयर अर्निंग हमें कैलकुलेट करनी है, तो नीचे हमारे टोटल शेयर आ जाएंगे। अब मुझे आप एक बात बता दीजिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कोई मतलब है क्या कि कंपनी ने कितना पैसा कमाया और कितना पैसा नहीं कमाया। उनको ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि उनको फिक्स्ड डिविडेंड मिलता है, हालांकि वो प्रॉफिट में से ही मिलेगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर को ज़्यादा मतलब है, क्योंकि जो भी प्रॉफिट है आफ्टर पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर वो उनको ही मिलता है। तो नीचे जो हमारे शेयर आएंगे डिनोमिनेटर में, वो कौन से शेयर आएंगे, इक्विटी शेयर्स आएंगे। दूसरी बात, अर्निंग कौन सी आएगी, जो इक्विटी वालों के लिए अर्निंग बचेगी वो आएगी। इक्विटी वालों के लिए अर्निंग कौन सी बचती है, आपको पता है। सबसे पहले ईबीआईटी होता है, ईबीआईटी में से हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं, उसके बाद टैक्स माइनस होता है, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड माइनस होता है। तो इक्विटी वालों के लिए कौन सा पैसा बचता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करने के बाद में जो प्रॉफिट बचा वो पूरा का पूरा इक्विटी वालों का होता है, चाहे कम बचा चाहे ज़्यादा बचा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ऊपर अर्निंग कौन सी आएगी, अर्निंग आएगी आफ्टर पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और नीचे टोटल हमारे इक्विटी शेयर्स आ जाएंगे। अब मान लीजिए कि एक कंपनी ने 10 रुपये का ईपीएस दिया है, 10 रुपये अर्निंग पर शेयर दिया है। तो इससे शेयर होल्डर को क्या लगता है, इससे शेयर होल्डर को लगता है कि कंपनी उसके एक शेयर के लिए एक साल में 10 रुपये अर्न कर रही है। अब मैं आपको एक खास बात बता देता हूँ, ईपीएस का कॉन्सेप्ट काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। ईपीएस 2 टाइप की होती है, एक होती है हमारी बेसिक ईपीएस और एक होती है हमारी डाइल्यूटेड ईपीएस। और इनके अंदर भी काफ़ी सारे ट्रीटमेंट होते हैं। जब कंपनी साल के दौरान नए इक्विटी शेयर इशू करती है, या फिर उनका बायबैक कर लेती है, या कंपनी राइट शेयर इशू करती है, या फिर डिबेंचर या कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर देती है, तो ऐसे काफ़ी सारे ट्रीटमेंट हमें करने पड़ते हैं। लेकिन मुझे कंपटीशन एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन मिले नहीं अर्निंग पर शेयर के, ज़्यादा डिटेल वाले बेसिक ईपीएस और डाइल्यूटेड ईपीएस के। तो हम ज़्यादा डिटेल में ईपीएस नहीं पढ़ रहे हैं, वरना हमें कम से कम 1 घंटा ईपीएस पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। तो आपको यदि ईपीएस के ज़्यादा डिफ़िकल्ट और ज़्यादा डिटेल क्वेश्चन नज़र आते हैं किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, तो आप मुझे बता देना, हम अलग से ईपीएस को डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। जनरली ईपीएस का मतलब हम बेसिक ईपीएस मानकर चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा डिविडेंड पर शेयर। देखो स्टूडेंट, आपको पता है इन्वेस्टर 2 टाइप के होते हैं। पहले वो इन्वेस्टर होते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए कंपनी से जुड़ते हैं, दूसरे वो होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी से जुड़ते हैं। जो शॉर्ट टर्म वाले होते हैं उन्हें डिविडेंड से मतलब होता है, क्योंकि वो अपना इन्वेस्टमेंट कभी भी बेच देंगे। और जो दूसरे लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ते हैं उनको शेयर की मार्केट प्राइस से मतलब होता है। जैसे जिन लोगों ने रिलायंस लिमिटेड का एक शेयर 30-40 रुपये में ख़रीदा, आज उस शेयर की प्राइस लगभग 2000 रुपये के लगभग है। मतलब ख़रीदा था उन्होंने 30-40 रुपये में लगभग 15 साल पहले, और आज उस शेयर की कीमत है 2000 रुपये। लेकिन जो शेयर होल्डर शॉर्ट टर्म के लिए जुड़ा होगा उसने तो क्या किया, अपना साल भर का डिविडेंड लिया और उसके बाद अपने शेयर बेचकर चला गया। जबकि ये जो लॉन्ग टर्म वाले शेयर होल्डर थे, इन्होंने कम डिविडेंड में भी ये कंपनी के साथ जुड़े रहे और आज इनको इतना ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है।
तो पिछले वाले फॉर्मूला में हम अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट कर रहे थे। मैंने आपको बताया कि मान लीजिए किसी कंपनी ने 10 रुपये पर शेयर की अर्निंग कमाई, उसमें से कंपनी पूरा डिविडेंड तो डिस्ट्रीब्यूट करती नहीं है, बाकी का कंपनी रिटेन्ड अर्निंग के रूप में रोक लेती है और उसे कंपनी खुद में इन्वेस्ट करती है, जिससे कंपनी की वैल्यू को बढ़ाया जा सके। कंपनी की वैल्यू बढ़ाने का मतलब है शेयर की मार्केट प्राइस को बढ़ाया जा सके। तो मान लीजिए कि कंपनी केवल 5 रुपये का ही डिविडेंड पर शेयर पे कर रही है, तो जो शॉर्ट टर्म के लिए जुड़ने वाले शेयर होल्डर हैं उनको तो केवल डिविडेंड से मतलब है। तो वो ये जानना चाहते हैं एक शेयर के लिए कंपनी कितना डिविडेंड पे कर रही है, और हम इक्विटी वालों के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो ऊपर आ जाएगा जो डिविडेंड कंपनी ने इक्विटी वालों को पे किया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब देखो तीसरी बात, शेयर होल्डर ये जानना चाहते हैं कि कंपनी ने हमें हमारा कितना हिस्सा दिया। जैसे कंपनी ने 10 रुपये कमाए थे पर शेयर के लिए, लेकिन कंपनी ने उनको 5 रुपये ही पेमेंट किया, बाकी का तो कंपनी ने रोक लिया फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो कंपनी ने केवल 50% ही डिस्ट्रीब्यूट किया। और जो शॉर्ट टर्म के लिए जुड़ा है शेयर होल्डर, वो तो ये मानकर चलता है कि बस उसे इतना ही फ़ायदा हुआ, क्योंकि बाकी का फ़ायदा तो लॉन्ग टर्म में होने वाला है। या फिर कंपनी ने केवल 3 रुपये का ही डिविडेंड पे किया, तो केवल 30% ही शेयर होल्डर ये मानकर चलता है कि उसे प्रॉफिट हुआ। फिर अगली बात है बुक वैल्यू पर शेयर। अभी मैंने जो आपको 3 फॉर्मूला बताए, अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर और डिविडेंड पे आउट रेशियो, ये बिल्कुल आसान थे और नाम से ही पता चल रहा था। लेकिन बुक वैल्यू पर शेयर को आप लोगों को अच्छे से समझना है। पहली बात, बुक वैल्यू पर शेयर हम कैलकुलेट ही क्यों कर रहे हैं, और दूसरी बात, इसे बुक वैल्यू पर शेयर क्यों कहा जाता है। एक बार आप फॉर्मूला भूल जाओ और जो मैं आपको एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ वो आप ध्यान से देखिए। मान लीजिए किसी कंपनी की बैलेंस शीट है, किसी भी कंपनी की मान लीजिए, और मान लीजिए ये कंपनी आज बंद हो रही है, ये कंपनी का आज लिक्विडेशन स्टार्ट हो गया है और ये कंपनी बंद हो गई है। तो कंपनी बंद हो गई तो इसकी सभी एसेट्स को बेच दिया जाएगा, और बेचने से कितने रुपए आ गए, 32 लाख रुपीज़ हमारे पास आ गए। इन 32 लाख से पेमेंट कर दिया जाएगा। और इतना आपको पता है कंपनी के केस में पहले आउटसाइडर को पेमेंट होगा, फिर ओनर्स को पेमेंट होगा। और कहने का मतलब जिन्होंने पहले लोन दिया था कंपनी को, जो लोन प्रोवाइडर्स थे, पहले कंपनी उनको पेमेंट करेगी, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट होता है। उसके बाद यदि कुछ बचा तो इक्विटी वालों को पेमेंट होगा, ज़्यादा बचा तो ज़्यादा पेमेंट हो जाएगा, कम बचा तो कम पेमेंट होगा, कुछ नहीं बचा तो इक्विटी वालों को कुछ भी नहीं मिलेगा। और यदि मैं ज़्यादा स्पेसिफिकली बात करूँ तो पहले पेमेंट सिक्योर्ड होल्डर का होता है। सिक्योर्ड होल्डर का मतलब है जिन्होंने कुछ सिक्योरिटी की बेसिस पर लोन दिया है, कुछ गिरवी मॉर्गेज रखकर लोन दिया है। उसके बाद अनसिक्योर्ड होल्डर का पेमेंट होता है, उसके बाद में प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, उसके बाद में इक्विटी शेयर होल्डर का पेमेंट होता है। डिबेंचर्स पर जनरली फ्लोटिंग चार्ज होता है, तो डिबेंचर्स को आप एक तरीके से सिक्योर्ड होल्डर मान सकते हो। खैर हमें अभी इतना डिटेल में नहीं जाना है। तो ये जो 32 लाख रुपए इनसे कंपनी पेमेंट कर देगी। कंपनी किस किस का पेमेंट करेगी, बैंक के ओवरड्राफ्ट का पेमेंट करना पड़ेगा, या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे करने पड़ेंगे, क्रेडिटर्स को, डिबेंचर होल्डर को और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कर देगी। तो इस 32 लाख रुपए में से हम क्या क्या माइनस कर रहे हैं, हम माइनस कर रहे हैं ये 90,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1 लाख रुपये, 10 लाख रुपये डिबेंचर होल्डर के और 5 लाख रुपए प्रेफरेंस शेयर होल्डर के। इनका टोटल कितना हो गया, 10 और 5 15, 15 और 1 16, 16 और 1 17, 17 लाख का पेमेंट कंपनी इनमें से कर रही है। तो 17 लाख का पेमेंट करने के बाद में कंपनी के पास कितने रुपए बचे, 32 माइनस 17, कंपनी के पास बचे 15 लाख रुपए कंपनी के पास बच गए। और ये 15 लाख रुपए का पेमेंट किसको मिलेगा, इन 15 लाख रुपए का पेमेंट मिल जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को। एक इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू हम मान लेते हैं 10 रुपये का है। 1 लाख इक्विटी शेयर है और 10 रुपये का एक शेयर है, लेकिन एक शेयर के बदले में मिलेंगे कितने, 15 रुपये मिलेंगे। यदि ज़्यादा बचते कंपनी के पास तो ज़्यादा रुपये
मिल जाते हैं शेयर होल्डर को, और कम बचते हैं तो कम रुपए मिल जाते हैं। तो ये जो 15 रुपये पर शेयर है ये हमारी बुक वैल्यू हो गई। और बुक वैल्यू हम इसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं जैसा कि आप देख रहे हो। यहाँ पर नेटवर्थ गलत है लिखना, ये मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर हम कहेंगे इक्विटी शेयर होल्डर फंड। आपको पता है नेटवर्थ और इक्विटी शेयर होल्डर फंड में डिफरेंस होता है। नेटवर्थ इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस असेट्स। बट इक्विटी शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस असेट्स। नेटवर्थ और इक्विटी शेयर होल्डर फंड में किसका डिफरेंस होता है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का डिफरेंस होता है। तो हमारा फॉर्मूला रहेगा इक्विटी शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। हमने अजम्पशन क्या ली कि यदि आज ही कंपनी बंद हो जाती है तो आउटसाइडर को पेमेंट करने के बाद में, इंक्लूडिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट करने के बाद में, इक्विटी वालों को कितना पेमेंट मिलेगा। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो बुक वैल्यू पर शेयर है इसके अंदर एक कमी है। आप बताओ कि इसके अंदर क्या कमी है? देखो इसके अंदर कमी ये है कि हम ये अजम्पशन लेकर चल रहे हैं कि असेट्स मार्केट वैल्यू पर ही बिक रही है और लाइबिलिटी का पेमेंट हम ये मानकर चल रहे हैं कि जो असेट्स है वो बुक वैल्यू पर ही बिक रही है और लाइबिलिटीज का पेमेंट भी बुक वैल्यू पर हो रहा है, जबकि रियलिटी में तो ऐसा नहीं होगा ना। मान लीजिए फिक्स असेट के रूप में कंपनी के पास लैंड एंड बिल्डिंग है तो इनको तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पर दिखाया गया है, और हिस्टोरिकल कॉस्ट पर दिखाया गया है तो जितने में खरीदा था उतने में थोड़ी बिकेगा। और यदि प्लांट एंड मशीनरी है तो वो भी ऑब्सोल्यूट हो चुकी है तो बहुत कम प्राइस में बिकेगी। तो कहने का मतलब ये है कि बेचने से 32 लाख रुपए नहीं कम या ज़्यादा आ सकते हैं। आप लोग पार्टनरशिप में जब डिजोल्यूशन होता है तो मार्केट वैल्यू पर ही तो वर्क करते हैं क्योंकि गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो चुकी होती है। लेकिन ये फॉर्मूला ये मानकर चलता है कि असेट्स बुक वैल्यू पर बिक रही है। दूसरी बात, लाइबिलिटी का भी जरूरी नहीं है कि बुक वैल्यू पर पेमेंट हो, पेमेंट कम करना पड़ सकता है, ज़्यादा भी करना पड़ सकता है। तो ये इसकी कमी है और इसीलिए इसको बुक वैल्यू पर शेयर कहा जाता है, क्योंकि अजम्पशन लेकर चलते हैं कि बुक वैल्यू पर असेट्स बिक रही होगी और बुक वैल्यू पर लाइबिलिटी का पेमेंट हो रहा होगा। आई होप आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया है। नेक्स्ट है हमारा प्राइस अर्निंग रेशियो। मान लीजिए कंपनी ने एक शेयर के लिए 10 रुपये कमाए हैं जबकि कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू है 500 रुपये, तो हमारा प्राइस अर्निंग रेशियो कितना आया? 50 टाइम्स आया। ये 50 टाइम्स क्या शो करता है? कंपनी एक शेयर के लिए एक साल में सिर्फ 10 रुपये कमा रही है। कंपनी एक शेयर के लिए एक साल में सिर्फ 10 रुपये कमा रही है, फिर भी शेयर होल्डर एक शेयर के लिए 50 गुना तक पे करने को रेडी है। ऐसा क्यों? कंपनी की रेपुटेशन बहुत बढ़िया है, जो इन्वेस्टर्स है उन्हें कंपनी के मैनेजमेंट पर विश्वास है कि आगे जाकर कंपनी बहुत ज़बरदस्त रूप से दौड़ेगी। और यदि हमारा प्राइस अर्निंग रेशियो कम है तो इसका मतलब कंपनी की रेपुटेशन ज़्यादा अच्छी नहीं है, कंपनी के बारे में इन्वेस्टर ज़्यादा अच्छा नहीं सोचते हैं। तो ये रेशियो जितना बढ़िया हो कंपनी की रेपुटेशन उतनी ही बढ़िया है। नेक्स्ट है हमारा अर्निंग यील्ड रेशियो। यील्ड का मतलब होता है कमाना। तो जैसा कि नाम से लग रहा है अर्निंग यील्ड रेशियो से हम जानना चाहते हैं कि हमने कितनी अर्निंग कमाई। तो एक शेयर पर हमने 10 रुपये कमाए और शेयर था हमारा 50 रुपये का, शेयर था 50 रुपये, उसकी मार्केट वैल्यू थी। तो कहने का मतलब 20% पैसा हम कमा रहे हैं, ये 20% हमारी अर्निंग है। यदि इन्वेस्टर ने अभी शेयर खरीदे हैं तब तो एमपीएस पर खरीदे होंगे, और यदि पहले खरीदे हैं तो कम या ज़्यादा प्राइस पर खरीदे होंगे, लेकिन हम एमपीएस के अकॉर्डिंग हमारी अर्निंग की रेट जानना चाह रहे हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि अर्निंग के हिसाब से रेट तो वो कैलकुलेट करेगा जो लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ा है, जो शॉर्ट टर्म के लिए जुड़ा है उसको तो केवल डिविडेंड से मतलब है, तो वो ईपीएस के हिसाब से रेट नहीं देखना चाहता, वो तो डीपीएस के हिसाब से देखना चाहता है। तो 10 रुपये भले ही कमाए हो कंपनी ने, लेकिन डिविडेंड तो 4 रुपये ही डिक्लेयर किया है। तो 4 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100, तो कंपनी ने केवल कितनी रिटर्न कमाई? केवल 8% की रिटर्न इन्वेस्टर को कमाकर दी। यदि शॉर्ट टर्म शेयर होल्डर की बात करें तो ये मानकर चल रहा है कि एक साल में केवल 8% पैसा ही उसने कमाया है, जबकि लॉन्ग टर्म वाला ये मानकर चल रहा है कि 20% उसने कमाया है। आपको पता है कि 20% इनकम 8% किसी चीज़ में नहीं होती है, म्यूचुअल फंड में भी इतनी इनकम नहीं होती है, वहाँ पर भी 12, 13, 14% ही होती है। तो 20% काफ़ी बढ़िया है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। ये शेयर होल्डर सोचेगा यदि वो लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ा है।
जबकि शॉर्ट टर्म वाला शेयर होल्डर क्या सोचेगा कि 8% कमाने के लिए इक्विटी शेयर में इतनी ज़्यादा रिस्की चीज़ में इन्वेस्ट करने से बढ़िया है कि मैं कहीं और ही इन्वेस्ट कर दूं। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, तब आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ईपीएस स्टैंड्स फॉर, ईपीएस की फुल फॉर्म पूछी गई है, इक्विटी अर्निंग पर शेयर हमारा आंसर हो जाएगा, और नाम से ही लग रहा है फॉर्मूला हो जाएगा अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। और इक्विटी शेयर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो अर्निंग आ जाएगी आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड। मैंने आपको एक बात बताया कि ईपीएस को यदि हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से देखें तो 1-1.5 घंटा हमें चाहिए ईपीएस को बिल्कुल अच्छे से समझने के लिए। यदि आपको कहीं पर भी कंपटीशन एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं ईपीएस के तो आप लोग मुझे ज़रूर बताना, मैं आप लोगों को ईपीएस पर भी वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। नेक्स्ट है हमारा द रिलेशनशिप बिटवीन डिविडेंड पर शेयर एंड अर्निंग पर शेयर। दोनों में रिलेशन को क्या कहते हैं? 10 रुपये ईपीएस है और 4 रुपये कंपनी ने डिविडेंड दिया है, तो ये हो गया हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो। नेक्स्ट है हमारा बाय डिवाइडिंग मार्केट प्राइस पर शेयर विद द अर्निंग प्राइस पर शेयर वी गेट, तो इसे हम क्या कहेंगे? प्राइस अर्निंग रेशियो। नाम से ही लग रहा है प्राइस अर्निंग, ऊपर प्राइस आएगा नीचे अर्निंग आएगा, तो ये हो गया हमारा प्राइस अर्निंग रेशियो। और मैंने आपको बताया प्राइस अर्निंग रेशियो जितना ज़्यादा है कंपनी के लिए लोग उतना ही बढ़िया सोचते हैं, कंपनी की रेपुटेशन उतनी ही बढ़िया है। नेक्स्ट है हमारा द फंड्स अवेलेबल विद ए कंपनी आफ्टर पेइंग ऑल क्लेम्स इंक्लूडिंग टैक्स एंड डिविडेंड, कि कंपनी के पास जो अर्निंग थी उसमें से कंपनी ने टैक्स भी पे कर दिया है और डिविडेंड भी पे कर दिया है। कहने का मतलब इंटरेस्ट भी पे कर दिया होगा, और डिविडेंड के लिए बताया नहीं है कि इक्विटी पे किया है या प्रेफरेंस, हम मानकर चल रहे हैं दोनों ही पे कर दिए, तो जो बचा वो क्या बचा? वो रिटेन्ड अर्निंग ही तो बचा। नेक्स्ट है हमारा एबीसी लिमिटेड हैज डिक्लेयर्ड 40% डिविडेंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज इट। मान लीजिए किसी कंपनी का शेयर है 10 रुपये का, किसी कंपनी का शेयर है 10 रुपये का, जिसे कंपनी ने इशू किया था 12 रुपये पर। कंपनी ने पूरे 12 रुपये मांग लिए और शेयर होल्डर ने पूरे 12 रुपये पे कर दिए हैं। एट प्रेजेंट कंपनी के शेयर की मार्केट प्राइस है 70 रुपीज़। कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपये। इशू प्राइस कितनी है? 12। कॉल्ड अप एंड पेड अप कितनी है? पूरी 12। एमपीएस कितनी है? 70। अब यदि कंपनी 40% डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है तो 40% किसका निकालना है? 10 का, 12 का, 70 का, कितने का निकालना है वो हम कैलकुलेट करेंगे 10 रुपीज़ का। तो डिविडेंड हो या डिबेंचर का इंटरेस्ट हो, हमेशा किस पर कैलकुलेट किया जाता है? फेस वैल्यू या पेड अप वैल्यू, विच एवर इज लोअर, उस पर कैलकुलेट किया जाता है। डिविडेंड वाले चैप्टर में काफ़ी अच्छे से मैंने इसको बताया था। अब आप मुझे एक क्वेश्चन बता दीजिए। मान लीजिए कि 10 रुपये का शेयर है, 12 रुपये पर कंपनी ने इशू किया, कंपनी ने अभी तक 8 रुपये ही मांगे हैं और शेयर होल्डर ने 8 रुपये पे भी कर दिए हैं। मार्केट प्राइस पर शेयर है 60 रुपये, फेस वैल्यू कितनी है? 10, इशू प्राइस कितनी है? 12, कॉल्ड अप एंड पेड अप कितना है? 8, एमपीएस कितना है? 60। अब यदि कंपनी 40% डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है तो 40% आप किसका कैलकुलेट करेंगे ये आप मुझे बता दीजिए। यदि आप 8 रुपये आंसर दे रहे हैं तो आपको कॉन्सेप्ट अभी तक समझ में नहीं आया है। 40% हम 8 रुपये का नहीं बल्कि 6 रुपये का कैलकुलेट करेंगे। यदि आप 8 रुपये का कैलकुलेट कर रहे हो तब तो यहाँ पर 12 रुपये का कैलकुलेट करते हैं ना, फिर आप 10 का क्यों कैलकुलेट कर रहे हो? ये जो 8 रुपये शेयर होल्डर ने पे किए हैं, इन 8 में से 2 रुपये तो सिक्योरिटी प्रीमियम के हैं, तो जो 6 रुपये बच गए उसी पर ही हमें डिविडेंड मिलेगा। अब आप ये मत कहना कि हमने ये मानकर चला था कि 2 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम लास्ट कॉल के साथ होंगे, जब कुछ भी नहीं कहा गया तो सिक्योरिटी प्रीमियम को आप अलॉटमेंट के साथ ही तो मानोगे, तो आपको यही तो मानना था कि 8 रुपये में सिक्योरिटी प्रीमियम के 2 रुपये इंक्लूडेड है। तो कहने का मतलब केवल और केवल 6 रुपये का 40% कैलकुलेट होगा। क्वेश्चन हमसे ये जानना चाहता है कि कंपनी ने 40% डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो इसका मतलब क्या है? ए में बोल रहे हैं कि 40% का मतलब प्रॉफिट का 40% है, बी में बोल रहे हैं 40% का मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का 40% है, सी वाले में बोल रहे हैं 40% का मतलब इशूड कैपिटल का 40% है। इशूड कैपिटल का मतलब ये मानकर चल रहे हैं कि 10 रुपये का
मतलब ये फेस वैल्यू मानकर चल रहा है, और डी वाले में बोल रहे हैं पेड अप वैल्यू, तो पेड अप वैल्यू हमारा ज़्यादा करेक्ट आंसर है। डिविडेंड कैलकुलेट होगा फेस वैल्यू और पेड अप वैल्यू विच एवर इज लोअर, तो डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द पोर्शन ऑफ अर्निंग विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग शेयर होल्डर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। अर्निंग का वो पोर्शन जो कंपनी शेयर होल्डर को डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है उसे क्या कहा जाता है, उसे हम कहेंगे डिविडेंड पे आउट रेशियो। नेक्स्ट है हमारा द रिलेशनशिप बिटवीन डीपीएस एंड एमपीएस। क्वेश्चन बोल रहे हैं डीपीएस और एमपीएस में रिलेशन को क्या कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे डिविडेंड यील्ड रेशियो, कि हमने किस रेट से डिविडेंड अर्न किया। नेक्स्ट है हमारा व्हाट डज ए हाई पे आउट रेशियो इंडिकेट। कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो ज़्यादा है, डिविडेंड पे आउट रेशियो ज़्यादा है मतलब मान लीजिए कि कंपनी ने एक शेयर पर 5 रुपये की ईपीएस कमाई है। डिविडेंड पे आउट रेशियो का फॉर्मूला होता है डीपीएस अपॉन ईपीएस इंटू 100। तो कंपनी ने 5 रुपये की ईपीएस पर शेयर पर कमाई और 3 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, तो कहने का मतलब हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना हो गया 60। दूसरी सिचुएशन देखिए, कंपनी ने 10 रुपये पर शेयर की ईपीएस कमाई और कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया 2%, 2 रुपये, तो यहाँ पर हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो हो गया 20%। पहले पॉइंट में ये बोल रहे हैं ए में कि डिविडेंड पे आउट रेशियो ज़्यादा होने का मतलब कंपनी की अर्निंग पर शेयर ज़्यादा है, ये कोई ज़रूरी थोड़ी है, ये तो हम रिलेटिव फिगर के रूप में देख रहे हैं। यदि कंपनी ने ज़्यादा ईपीएस नहीं कमाई, एक शेयर पर सिर्फ 1 रुपये ही कमाया और 1 रुपये का डिविडेंड दे दिया, तो भी हमारा डिविडेंड पे आउट रेशियो तो ज़्यादा आएगा, 100% आएगा। दूसरा पॉइंट ये बोल रहे हैं, पहले आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए, प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है डिविडेंड कम डिक्लेयर करना और प्रॉफिट को रिटेन करके रखना। यदि मैनेजमेंट प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट कर रहा है तो डिविडेंड कम देगा और प्रॉफिट को रिटेन करके रखेगा, और यदि मैनेजमेंट प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट नहीं कर रहा है तो प्रॉफिट को ज़्यादा रिटेन नहीं करता है, वो डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ये टर्म आपको ज़रूर से याद रखनी है। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो ज़्यादा है तो मैनेजमेंट प्लोइंग बैक इनफ प्रॉफिट नहीं कर रहा है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। सी में बोल रहे हैं प्लोइंग बैक ऑफ इनफ प्रॉफिट कर रहा है, तो ये गलत है, अगर ऐसा करता तो डिविडेंड पे आउट रेशियो ज़्यादा नहीं होता। डी में बोल रहे हैं कंपनी की अर्निंग ज़्यादा है, तो डी वाला पॉइंट तो ए वाले के सेम ही हो गया, कोई ज़रूरी नहीं है अर्निंग ज़्यादा होगी तो डिविडेंड पे आउट रेशियो भी ज़्यादा होगा। एब्सोल्यूट फिगर में देखें तो अर्निंग ज़्यादा होने पर डिविडेंड ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि डिविडेंड पे आउट रेशियो भी ज़्यादा हो जाए। बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा मैच द फॉलोइंग। लिवरेज रेशियो। लिवरेज रेशियो कौन से होते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो, जिनसे हम लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को मेजर करते हैं। लिक्विडिटी रेशियो शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी को मेजर करने वाले, टर्नओवर रेशियो, एक्टिविटी या एफिशिएंसी रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी में हम कर देंगे लिक्विडिटी, अर्निंग कैपेसिटी में प्रॉफिटेबिलिटी, रिलेशनशिप बिटवीन डेप्ट एंड इक्विटी में लिवरेज रेशियो, और एफिशिएंसी ऑफ असेट मैनेजमेंट में टर्नओवर रेशियो। 3142 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है फाइनेंशियल लिवरेज, क्विक रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो और मार्जिन ऑन सेल्स। मार्जिन ऑन सेल्स का मतलब या तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो या फिर नेट प्रॉफिट रेशियो। एफिशिएंसी में आ जाएगा स्टॉक टर्नओवर रेशियो। फिर है प्रॉफिटेबिलिटी में मार्जिन ऑन सेल्स। फिर है रिस्क का मतलब फाइनेंशियल लिवरेज, हमने पढ़ा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कैपिटल स्ट्रक्चर में काफ़ी डिटेल में, और लिक्विडिटी में क्विक रेशियो हमारा आ जाएगा। 3412 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है ऑपरेटिंग इनकम, कैपिटल एम्प्लॉयड, इन्वेस्टमेंट टर्नओवर और ग्रॉस कैश फ्लो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू एवरेज स्टॉक, तो COGS डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक से क्या आता है, हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आता है, तो इसके अंदर 1 हमारा आंसर आ जाएगा। फिर बोल रहे हैं प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसका मतलब हो जाएगा ग्रॉस कैश फ्लो, तो इसके अंदर 2 हमारा आंसर आ जाएगा। इसके अंदर 2 हमारा आंसर आ जाएगा। देखो क्यों आएगा, अगर ये सेकंड वाले में केवल इतना बोलता प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो इसका मतलब होता है EBIT, लेकिन ये बिफोर डेप्रीसिएशन भी कह रहे हैं, तो इन्होंने नॉन कैश एक्सपेंसेस भी माइनस नहीं किए हैं, तो उससे हमारा कैश इनफ्लो आ जाएगा, इसलिए हमने ये ग्रॉस कैश फ्लो लिया। तीसरा पॉइंट में बोल रहे हैं नेट फिक्स्ड एसेट इन्वेस्टमेंट एंड नेट वर्किंग कैपिटल। आप मुझे एक बात बताओ, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है,
असेट साइड की बात कर रहा हूँ मैं। असेट साइड की बात करें तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है ऑल असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। एक बार मान लो फिक्टिशियस असेट है ही नहीं, ऑल असेट एक्सेप्ट फिक्टिशियस माइनस करंट लाइबिलिटी। इसी को ही मैं दूसरे तरीके से क्या कह सकता हूँ, ऑल असेट को डिवाइड कर सकते हैं ना फिक्स्ड असेट में और करंट असेट में। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड का, फिक्स्ड असेट प्लस करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। इसी को ही मैं क्या कह सकता हूँ, फिक्स्ड असेट प्लस वर्किंग कैपिटल भी तो कह सकता हूँ। तो ये यही तो कह रहा है कि नेट फिक्स्ड असेट इन्वेस्टमेंट एंड नेट वर्किंग कैपिटल। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, तो इसके अंदर 3 आ जाएगा। टोटल फंड इन्वेस्टेड, टोटल फंड इन्वेस्टेड में ऑपरेटिंग इनकम तो आ ही नहीं सकता, एक ही पॉइंट बचा है हमारा। और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्लियर कट हमारा ऑपरेटिंग इनकम होता ही है। तो 5312 हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये मत सोचना ये फोर्थ वाला टोटल फंड इन्वेस्टेड किस में आएगा, ये न्यू क्वेश्चन है, नॉन ट्रेडिशनल क्वेश्चन है। आजकल ऐसे क्वेश्चन अच्छे एग्जाम्स में बनाए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए। तो 5312 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग्स। मैच द फॉलोइंग्स हमारा क्वेश्चन है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड, अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो और इन्वेस्टमेंट टर्नओवर। इन्वेस्टमेंट टर्नओवर जैसा वैसे तो कोई रेशियो नहीं होता, फिर भी ये करवाना चाहते हैं तो सेल्स डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, या फिर इसको कैपिटल टर्नओवर रेशियो भी कह सकते हैं, सेल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। सबसे पहले ये बोल रहे हैं लिक्विडिटी, तो लिक्विडिटी में इन चारों में से हमें ATR ही करना पड़ेगा, क्योंकि लिक्विडिटी रिलेटेड होता है। लिक्विडिटी का मतलब होता है जो असेट जितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए उसमें उतनी ज़्यादा लिक्विडिटी होती है। तो यहाँ पर करंट असेट केवल ATR के अंदर ही है। सेकेंड है हमारा लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा। आपको पता है कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर आते हैं लॉन्ग टर्म सोर्सेज, तो वो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी से रिलेटेड होते हैं। फिर प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो के अंदर आ जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्यों आएगा प्राइस अर्निंग रेशियो के अंदर, ये मैं आपको बताता हूँ। देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला चैप्टर हमने पढ़ा था, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाले चैप्टर के अंदर कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमने पढ़ा। तो वहाँ पर जो एक्सटर्नल इक्विटी होती है उसके ये सभी मेथड मैंने बताए थे, डिविडेंड प्राइस मेथड, अर्निंग प्राइस मेथड, डिविडेंड ग्रोथ, CAPM और रियलाइज्ड यील्ड मेथड। इसमें से ये जो अर्निंग प्राइस मेथड है इसका फॉर्मूला क्या होता है, नाम से ही लग रहा है EPS डिवाइडेड बाय MPS। और इसी फॉर्मूले को मैं उल्टा कर दूँ तो क्या होगा, रिवर्स करने पर हो जाएगा MPS डिवाइडेड बाय EPS। तो MPS डिवाइडेड बाय EPS करोगे तो वो प्राइस अर्निंग रेशियो हो जाएगा। कहने का मतलब एक तरीके से जो PE रेशियो है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी से रिलेटेड होता है। और इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशियो कैपिटल प्रोडक्टिविटी इसके अंदर आ ही जाएगा। कैपिटल प्रोडक्टिविटी क्यों आया इसके अंदर, देखो कैपिटल प्रोडक्टिविटी इसलिए आया, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो गया कैपिटल, तो इससे यही तो पता चल रहा है कि हमारे पास जो कैपिटल है उससे कितना सेल्स हम जनरेट कर पा रहे हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2143। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच रेशियो एक्सप्लेन्स दैट हाउ मच पोर्शन ऑफ अर्निंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड। वो कौन सा रेशियो है जो बताता है कि अर्निंग का कितना पोर्शन डिविडेंड के रूप में दिया जाता है। तो सीधी सी बात है डिविडेंड पे आउट रेशियो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द बेसिक कंसिडरेशन फॉर डिविडेंड पे आउट फॉर ए कंपनी एक्सक्लूड विच वन ऑफ द फॉलोइंग। मैंने आपको बताया कि 3 प्रकार के डिसीजन होते थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते थे, फाइनेंसिंग डिसीजन होते थे और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन होते थे। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन में कंपनी डिसाइड ये करती थी कि डिविडेंड देना भी है या नहीं देना, और देना है तो कितना डिविडेंड देना है। तो ये डिसाइड करना कि डिविडेंड देना है कि नहीं देना और देना है तो कितना देना है, ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन हमसे ये जानना चाहते हैं कि इनमें से कौन सा फैक्टर नहीं है, किस चीज़ पर कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी डिपेंड नहीं करेगी। तो वैसे तो ये चारों ही पॉइंटों पर डिपेंड करता है। चारों ही पॉइंटों पर कैसे डिपेंड करता है, पहले पॉइंट में बोल रहे हैं इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन को कैसे अफेक्ट करेगा,
इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कैसे अफेक्ट करेगा डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन को? यदि कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है तो कंपनी को कम डिविडेंड देना चाहिए, जिससे कि वो फंड्स को इन्वेस्ट कर सके। और यदि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है ही नहीं तो शेयर होल्डर को डिविडेंड देकर खुश कर दो, फिर आप पैसा रखकर क्या करोगे? दूसरी बात, एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर। एक्सपेक्टेशन ऑफ शेयर होल्डर किस तरीके से अफेक्ट करता है हमारी डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन को? यदि शेयर होल्डर शॉर्ट टर्म के लिए जुड़े हैं और वो डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो डिविडेंड दे देना चाहिए, प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट नहीं करना चाहिए, वरना शेयर की मार्केट प्राइस कम हो जाएगी यदि शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन टूटेगी तो। तीसरी बात होती है लीगल रेस्ट्रिक्शन। आप बोलोगे लीगल रेस्ट्रिक्शन कैसे हो सकता है? कोई रेस्ट्रिक्शन थोड़ी लगा सकता है कि डिविडेंड दोगे कि नहीं दोगे। बहुत सारे लीगल रेस्ट्रिक्शन होते हैं। जैसे आपको पता है कि डिविडेंड आप करंट ईयर प्रॉफिट में से दे सकते हो, करंट ईयर प्रॉफिट नहीं है तो पिछले सालों के प्रॉफिट्स में से दे सकते हो, और पिछले सालों के प्रॉफिट में से दे रहे हो तो लिमिट होती है कि आप कितना पैसा निकाल पाओगे, उस लिमिट से ज़्यादा पैसा आप निकाल भी नहीं सकते। अगली बात, कई बार हम लोन वगैरह लेते हैं। मान लीजिए कि हमने SBI से लोन लिया, तो लोन लेते वक्त SBI ने कंडीशन लगा दी कि जब तक आप हमें लोन का पेमेंट नहीं कर देते तब तक आप 4% से ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करोगे। तो इस तरीके से ये लीगल एंड फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शन हो गए। ये जो मैंने आपको रेस्ट्रिक्शन बताए कि डिविडेंड केवल करंट ईयर के प्रॉफिट में से दे सकते हो, पिछले सालों के प्रॉफिट में से देना है तो लिमिट होती है, वो सभी चीज़ें लीगल रेस्ट्रिक्शन हो गए। और ये जो SBI वाला मैंने आपको एग्जांपल बताया ये फाइनेंशियल रेस्ट्रिक्शन हो गया। चौथी बात है स्टेबिलिटी ऑफ द डिविडेंड कंसीडरेशन। स्टेबिलिटी ऑफ द डिविडेंड कंसीडरेशन का मतलब क्या है? कुछ कंपनियां स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी को मेंटेन करती है, विशेषकर जो गवर्नमेंट कंपनीज होती है वो स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी को मेंटेन करती है। यदि प्रॉफिट नहीं होता है तो पिछले सालों के प्रॉफिट में से डिविडेंड दे देती है। तो वैसे तो ये चारों ही पॉइंट अफेक्ट कर रहे हैं हमारी डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन को, लेकिन बड़े एग्जाम में खासकर UGC नेट में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका एक भी करेक्ट आंसर नहीं होता, फिर भी पूछे जाते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस में क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन कौन सी ईयर में बना था, और चारों के चारों ईयर गलत होते हैं, फिर भी उसमें हमें टिक लगाना होता है। जो सबसे पास में होता है उस पर हम टिक लगाते हैं। तो इसमें आपको जो लगता है कि सबसे कम अफेक्ट करता है उस पर हम टिक लगाएंगे, तो ये स्टेबिलिटी वाले में हम टिक लगा देंगे, क्योंकि जो बाकी की चीज़ें हैं वो तो डायरेक्टली अफेक्ट करेगी डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन को। और ये जो चौथा पॉइंट है ये प्योरली कंपनी पर डिपेंड करता है, इसलिए इसके अंदर हम डी आंसर कर देंगे। अगर ऐसा ही क्वेश्चन हो और उसके अंदर ऑल द अबो आंसर दे रखा हो तो हम उस पर टिक करते हैं। फिर देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उसके लिए एक बार आपको 10 सेकेंड वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 77 और क्वेश्चन नंबर 78 हमारे रेशियो एनालिसिस के लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। देखो इजी क्वेश्चन तो आप लोग कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ढूंढ कर लेकर आया हूँ, और आप लोगों को तैयार रहना चाहिए इस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए। यदि आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो तो डेफिनेटली आप एक अच्छे गवर्नमेंट एग्जाम को क्लियर करने वाले हो। क्वेश्चन कह रहे हैं डेनोवेन कॉरपोरेशन रिसेंटली डिक्लेयर्ड एंड इशूड 50% स्टॉक डिविडेंड। कंपनी ने 50% स्टॉक डिविडेंड डिक्लेयर किया है। द ट्रांजेक्शन विल रिड्यूस द कंपनीज। तो इनमें से ये 50% स्टॉक डिविडेंड डिक्लेयर करने से कौन सा रेशियो कंपनी का कम हो जाएगा? सबसे पहली बात तो आप मुझे स्टॉक डिविडेंड का मीनिंग बता दो। डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन वाले चैप्टर में मैंने आपको काफ़ी बढ़िया तरीके से समझाया था। स्टॉक डिविडेंड का मतलब ऐसा डिविडेंड जो शेयर के रूप में दिया जाता है, ऐसा डिविडेंड जो शेयर के रूप में दिया जाता है। तो कहने का मतलब बोनस शेयर के रूप में डिविडेंड दिया जा रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग डिविडेंड केवल कैश में ही दिया जा सकता है। कैश इंक्लूड द बैंक चेक एंड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, लेकिन आप काइंड में डिविडेंड नहीं दे सकते। आप बोलोगे जब काइंड में दे ही नहीं सकते तो यहाँ पर कैसे दे दिया? वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कि आपको कैश में देना पड़ेगा, ये इंडिया का कंपनी लॉ कहता है। और ये जो स्टॉक डिविडेंड का कॉन्सेप्ट है ये यूनिवर्सल नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। और वैसे भी ये वाले क्वेश्चन मैंने उठाए हैं USA के CMA कोर्स से मैंने उठाए हैं,
इंडिया में भी एग्ज़ाम होता है, मेट्रो सिटी में सेंटर आते हैं इसके और काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम होता है, बहुत सारे लोग करते हैं। तो वहाँ से मैंने उठाया। आप तो मान लीजिए डायरेक्टली ऐसा मान लीजिए कंपनी ने बोनस शेयर इशू किए हैं, तो अब ये पता लगाने के लिए कि कौन सा रेशियो रिड्यूस हो जाएगा, आप मुझे ये बता दो बोनस शेयर की एंट्री क्या होती है, अकाउंटिंग जर्नल एंट्री बता दो। आप कहोगे कि एंट्री तो 5-7 होती है, उन एंट्रीज को आपस में काटने के बाद जो लास्ट एंट्री बचती है वो बता दो। तो बोनस शेयर की एंट्री हमारी बचेगी रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये हमारी एंट्री होती है बोनस शेयर की। तो इससे क्या क्या फ़र्क पड़ा इस एंट्री से, हमारे रिजर्व एंड सरप्लस कम हो गए और इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ गई। अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल होती है, रिजर्व एंड सरप्लस होते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती है, डिबेंचर होते हैं, करंट लाइबिलिटी होती है, इधर फिक्स्ड असेट होती है और करंट असेट होती है। ये हमारी बैलेंस शीट होती है। तो इससे फ़र्क क्या पड़ा, रिजर्व एंड सरप्लस हमारे कम हो गए और इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ गई। लेकिन टोटल पर कोई फ़र्क पड़ा क्या, टोटल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा और किसी भी आइटम पर फ़र्क नहीं पड़ा। तो करंट रेशियो रिड्यूस होगा क्या, करंट रेशियो पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना करंट असेट पर फ़र्क पड़ा ना करंट लाइबिलिटी पर। रिटर्न ऑन ऑपरेटिंग एसेट पर फर्क पड़ेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। रिटर्न ऑन ऑपरेटिंग एसेट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। तो न तो प्रॉफिट पर फर्क पड़ा न ही टोटल एसेट पर फर्क पड़ा। डेब्ट इक्विटी रेशियो पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, देखो डिबेंचर पर तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा और इक्विटी पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। इक्विटी पर फर्क क्यों नहीं पड़ा, इक्विटी का फॉर्मूला होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, तो इनकी भी टोटल वैल्यू बराबर ही रहेगी। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो पर भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन बुक वैल्यू पर कॉमन शेयर पर फर्क पड़ेगा। बुक वैल्यू पर कॉमन शेयर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। आप लोग सोच रहे होंगे कि इक्विटी शेयर होल्डर फंड पर भी तो फर्क नहीं पड़ा, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस ये भी बराबर रहा, बिल्कुल ये बराबर रहा। लेकिन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर तो बढ़ गए ना, और डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो रेशियो हमारा कम आएगा। आप लोग करके देख सकते हैं, एक तो 50,000 डिवाइडेड बाय 1,000 करो, एक 50,000 डिवाइडेड बाय 2,000 करो तो हमारा रेशियो कम हो जाएगा। तो बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है, ए स्टेडी ड्रॉप इन द फर्म्स प्राइस अर्निंग रेशियो कुड इंडिकेट, किसमें डिक्रीज हो रहा है, कंपनी के पीई रेशियो में डिक्रीज हो रहा है। पीई रेशियो का मतलब होता है एमपीएस अपॉन ईपीएस, इसके अंदर कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज कब होगा, या तो हमारा एमपीएस कम हो जाए या ईपीएस बढ़ जाए या दोनों हो जाए। ए में बोल रहे हैं ईपीएस हैज़ बीन इंक्रीजिंग वाइल द मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक हैज हेल्ड स्टडी, जो ईपीएस है वो बढ़ गई और एमपीएस उतनी की उतनी है, बिल्कुल सही है। इससे हमारा प्राइस अर्निंग रेशियो कम हो जाएगा। बी में बोल रहे हैं ईपीएस डिक्रीज हो गई, तो इससे तो हमारा रेशियो बढ़ना चाहिए। सी में बोल रहे हैं एमपीएस राइज हो गई, इससे भी रेशियो बढ़ना चाहिए। डी में बोल रहे हैं ईपीएस और एमपीएस दोनों ही बढ़ रही है, तो इससे तो शेयर पर इस रेशियो पर फर्क पड़ना ही नहीं चाहिए। ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये था हमारा रेशियो एनालिसिस का लास्ट और 5th पार्ट। आप लोग सोच रहे होंगे कि रेशियो में हमने ज़्यादा टाइम ले लिया, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो हमने हो सकता है थोड़ा कम ही टाइम लिया हो, ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लिया है। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट काफ़ी डिटेल में, तो लगभग 3-4 दिन में आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी रेशियो की तरह एक बड़ा चैप्टर है। तो एक बार ये मार्केट एनालिसिस वाले या इन्वेस्टमेंट एनालिसिस वाले रेशियो को एक बार हम देख लेते हैं। देखो ईपीएस बिल्कुल नाम से ही लग रहा है, अर्निंग डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, और अर्निंग कौन सा लेंगे हम, प्रॉफिट आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड वाली लेंगे। मैंने आपको बताया ईपीएस 2 प्रकार की होती है, एक होती है बेसिक, एक होती है डाइल्यूटेड, लेकिन डिटेल में हमने नहीं पढ़ा। आपको यदि क्वेश्चन नज़र आते हैं तो आप लोग ज़रूर मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डीपीएस, तो डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, और डिविडेंड पे आउट रेशियो डीपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस इनटू 100। फिर हम ये प्राइस अर्निंग रेशियो नाम से लग रहा है एमपीएस अपॉन ईपीएस, और डिविडेंड यील्ड रेशियो डिविडेंड हमने कितना कमाया डीपीएस अपॉन ईपीएस इनटू 100। अर्निंग यील्ड रेशियो अर्निंग हमने कितनी कमाई ईपीएस डिवाइडेड बाय एमपीएस इनटू 100। और बुक वैल्यू पर शेयर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो इससे हमारी बुक वैल्यू पर शेयर आ जाएगी। तो स्टूडेंट आई होप आपको चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।